हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हूँ मैं कौन? आपके अपने ट्यूशन वाले सर। बच्चों, आप स्कूल जाते होगे, कुछ समझ नहीं आता होगा, डाउट्स हो गए। उन डाउट्स को क्लियर करेगा कौन? आपके अपने ट्यूशन वाले सर। बच्चों को पढ़ाई बोरिंग सी लगती होगी, बिल्कुल मन नहीं लगता होगा, तो उस बोरिंग पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएगा कौन? आपके अपने ट्यूशन वाले सर। तो बच्चों, हम चाहे कोई भी टॉपिक, कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसको बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। तो आज हम अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे क्लास 7 की साइंस से, और हमारा पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो बच्चों, ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, पहले उसको देख लेते हैं। अच्छा, आप ये सब बताओ कि पिछली क्लासेस में आपने ये पढ़ रखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना खाना खुद से तैयार करते हैं, है ना? और एनिमल्स या फिर हम ह्यूमंस वो प्लांट्स के बनाए हुए खाने को कंज्यूम कर लेते हैं। तो बच्चों, क्या हमने कभी जानने की कोशिश की कि वो जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं? तो ये चैप्टर में हम देखेंगे सबसे पहले कि व्हाट इज फूड। ये जो खाना है वो होता क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और खाने में न्यूट्रिएंट होता है, ये भी हमने पिछली क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो ये न्यूट्रिएंट क्या होता है, न्यूट्रिएंट का डेफिनेशन क्या होता है। फिर जो हमारा ये चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो ये न्यूट्रिशन क्या होता है। अच्छा, और हम ये भी जानेंगे कि जो पौधे अपना खाना बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं। क्या पौधों के अंदर भी उनका कोई किचन होता है जिसमें उनकी मम्मी खाना बनाती है? तो क्या उनके पास भी पापा और मम्मी होते हैं कि मम्मी किचन में खाना बनाती है और पापा खाना बनाने के लिए जो भी जरूरी चीजें हैं जैसे सब्जी या फिर दाल, राइस, वो जाके मार्केट से लेके आते हैं? तो ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि प्लांट्स क्या सिर्फ खाना बनाते हैं या फिर वो इंसेक्ट्स को भी खाते हैं। तो ये सारी चीजें हम ये चैप्टर में देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम देख लेते हैं ना कि ये फूड क्या होता है, व्हाट इज फूड। ठीक है, तो फूड ना बच्चों आप सब लोग जानते हैं, ऐसी कोई भी चीज जो हम खाते हैं वो फूड होता है। ठीक है, अब हम फूड खाते क्यों हैं? ताकि हमें एनर्जी मिल सके। हमें एनर्जी चाहिए क्यों? ताकि हम उछल कूद कर सकें, हम पढ़ाई कर सकें या कोई भी काम कर सकें। तो आइए इसके डेफिनेशंस को देख लेते हैं। तो बच्चों, एनी सब्सटेंस, ऐसी कोई भी चीज, दैट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म क्यों? क्योंकि फूड तो हमें भी चाहिए, फूड प्लांट्स को भी चाहिए, फूड एनिमल को भी चाहिए। तो ये सब के सब क्या है? ये है ऑर्गेनिज्म। तो एनी सब्सटेंस दैट ऑर्गेनिज्म ईट और एब्जॉर्ब, ईट और एब्जॉर्ब। तो बच्चों, फूड को तो हम खाते हैं, एनिमल्स भी खा लेते हैं, लेकिन क्या प्लांट्स हमारी आपकी तरह फूड को खाते हैं? क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो कि अब हमारे नेकेड आई से नहीं दिख सके, क्या वो भी हमारी आपकी तरह अपने मुंह से खाने को खाते हैं? नहीं बच्चों, वो ना खाने को एब्जॉर्ब करते हैं, वो खाने को अपने अंदर सोख लेते हैं। तो इसलिए ईट और एब्जॉर्ब। और क्यों खाते हैं हम? ताकि हमें एनर्जी मिल सके, टू गेट एनर्जी। अब एनर्जी क्यों चाहिए? तो बच्चों देख लेंगे कि हम सांस लेते हैं क्यों? जिंदा रह सकें। तो सांस लेने के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, अभी हम प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें बड़े होना है, कुछ लोग को मोटे होना है, तो ग्रो करना है। ठीक है, तो ग्रोथ के लिए भी एनर्जी चाहिए। ठीक है, मैं अभी यहाँ खड़ा हूं, मैं मूवमेंट कर रहा हूं, मेरे हैंड फीट सब मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। हमारे बॉडी के अंदर ना बच्चों सेल्स होते हैं, टिश्यू होते हैं, तो उन टिश्यू जो हैं वो टूटते रहते हैं और रिपेयर होते रहते हैं। तो उन टिश्यू के रिपेयर के लिए भी क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। या दूसरी कोई भी काम जो हम कर रहे हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम देख लेते हैं कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिएंट। तो बच्चों, इसको हम बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। हम कुछ भी जो बच्चों खाते हैं ना, तो वो फूड का कुछ ही पार्ट हमारी बॉडी यूज कर लेती है एनर्जी पाने के लिए, और बाकी जो पार्ट है, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है, उसको हमारी बॉडी डिस्चार्ज कर देती है। सुबह सुबह शौचालय में कमोड में बैठ के हम डिस्चार्ज करते हैं ना, वैसे पार्ट को करते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हुई, जो यूज नहीं हुई। तो बच्चों, ये न्यूट्रिएंट क्या है? तो ये वैसा फूड का पार्ट है जो कि ऑर्गेनिज्म यूज कर लेते हैं। क्यों? एनर्जी पाने के लिए। वो है क्या? न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो व्हाट इज न्यूट्रिएंट? द पार्ट ऑफ द फूड यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट। यही तो डेफिनेशन हो गया व्हाट इज न्यूट्रिएंट का।
अब न्यूट्रिएंट बच्चों, आपने ये पिछली क्लास में देखा होगा कि ये 6 न्यूट्रिएंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन और वाटर। वाटर भी बच्चों क्या है, न्यूट्रिएंट है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें जानना है कि ये न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। तो बच्चों न्यूट्रिशन जो है ना वो एक प्रोसेस है। तो अब ये प्रोसेस क्या होता है बच्चों, प्रोसेस होता है ना कि कुछ छोटे छोटे 2-4 काम करने पड़े और उससे हमारा फाइनल काम हो जाए, इसको हम बोलते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो जहां कहीं भी आगे डेफिनेशन में प्रोसेस है, मतलब समझना कि वो काम होने के लिए अलग अलग छोटे 3-4-5 काम करने पड़े होंगे। ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्रोसेस। तो न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है बच्चों, ये प्रोसेस है खाने को अपने अंदर लेना, मतलब टेकिंग इन फूड, अपने अंदर लेना और फिर उसको क्या करना, अपने अंदर यूज कर लेना। ठीक है, उसको यूज कर लेना ताकि एनर्जी मिल सके। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रिशन। तो प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड, अपने अंदर लेना, एंड यूजिंग देम इन द बॉडी, बॉडी में यूज कर लेना कि एनर्जी मिल सके। टू गेट एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो बच्चों डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन जो है ना यहीं पे है, आप इन सारे शब्दों को पास लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड यूजिंग देम इन बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। अच्छा बच्चों, अब जो ये प्रोसेस है एनिमल्स में अलग तरीके से होगा, प्लांट्स में अलग तरीके से होगा, क्योंकि फूड को अपने अंदर लेने का तरीका एनिमल्स में अलग अलग तरीके से होता है। प्लांट्स अब फूड को अपने अंदर लेता नहीं है, वो फूड को खुद से तैयार करता है। तो एक एक करके हम देखेंगे कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन का तरीका अलग होता है और एनिमल में न्यूट्रिशन का तरीका अलग होता है। तो न्यूट्रिशन का तरीका मतलब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप के हो गए, प्लांट्स में अलग और एनिमल्स में अलग। प्लांट्स वाले को कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और दूसरा वाला जो हो गया वो क्या हो गया, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, व्हाट इज ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और व्हाट इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे न्यूट्रिशन का तरीका जिसमें कि प्लांट्स वो क्या करते हैं, दे मेक देयर फूड, वो खुद का खाना बनाते हैं। ये खुद का खाना किससे बनाते हैं, बहुत ही सिंपलर सब्सटेंसों से। ठीक है, वो हवा और पानी की मदद से। हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, पानी भी है और हवा भी मौजूद है, वो दोनों हवा और पानी को कंबाइन करके अपना खाना बना लेते हैं। ये बहुत ही सिंपल सब्सटेंस है ना बच्चों, इन्हें मार्केट से वेजिटेबल्स वगैरह लाने की जरूरत नहीं है, ये बस हवा और पानी की मदद से अपना खाना बना लेंगे। तो ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यही तो डेफिनेशन है, आप इन सारे शब्दों को एक साथ कंबाइन कर लो, हो गया आपका डेफिनेशन। अब हम देखते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होगा, ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स के अलावा दूसरे ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो लोग क्या करें, वो लोग अपना खाना नहीं बनाएंगे, वो सब आलसी हैं, वो प्लांट्स के बनाए हुए खाने को कंज्यूम करेंगे। ठीक है, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म दे कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, कंज्यूम फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। ठीक है, वो उसको कंज्यूम कर ले, वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ये रहा डेफिनेशन। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए आगे हम देखते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। तो बच्चों ये ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स क्या है, ये ऑर्गेनिज्म्स हैं। ये कैसे ऑर्गेनिज्म हैं बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिज्म ना बच्चों जो अपना खाना खुद से बनाए, वो होता है ऑटोट्रॉफ। और ऐसे ऑर्गेनिज्म बच्चों जो कि प्लांट के बनाए हुए फूड को कंज्यूम कर ले, वो होता है हेटेरोट्रॉफ। तो बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म्स विच मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, अच्छा वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना नहीं बनाए जबकि वो फूड को कंज्यूम करें, मेड बाय प्लांट्स, प्लांट्स के द्वारा बनाए हुए फूड को कंज्यूम करें, उसको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। तो आपको पता लग गया कि व्हाट आर ऑटोट्रॉफ्स, व्हाट आर हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, अच्छा अब इसको याद कैसे करेंगे बच्चों, तो ये ऑटो का इमेज देख लेना। इसमें क्या होना है, ऑटो ड्राइवर खुद से चला के ले जाता है, खुद से, सेल्फ। अब पीछे लोग जो बैठे हैं वो ड्राइव नहीं कर रहे हैं, वो अदर हैं, दूसरे हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉफ्स
ये जो वर्ड है ना बच्चों, ये दो शब्दों से बना है, ऑटो और ट्रॉप्स। ऑटो मीन्स सेल्फ और ट्रोफोस मीन्स नोरिशमेंट। नोरिशमेंट मतलब पोषण, मतलब खुद से खुद का पोषण करना, मतलब खुद से खुद का फूड बनाना और उसको कंज्यूम करके एनर्जी पा लेना। तो ये कौन करता है बच्चों? ये प्लांट्स करते हैं। तो प्लांट्स क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। और हेट्रोट्रॉफ्स जो बच्चों है वो दो शब्दों से बना है, हेट्रो ट्रोफोस। हेट्रो मीन्स अदर, ट्रोफोस मीन्स नरिशमेंट, मतलब दूसरों से अपना नरिशमेंट करना, यानी दूसरों के बनाए हुए फूड को कंज्यूम कर लेना और उससे एनर्जी पा लेना। तो वो होते हैं हेट्रोट्रॉफ्स। ये कौन से होते हैं? हम ह्यूमन या फिर दूसरे एनिमल्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया कि व्हाट इज फूड, फूड क्या होता है, फिर न्यूट्रिएंट क्या है, फूड का वो हिस्सा जो हमारी बॉडी अपने अंदर यूज कर ले रही है उसको हम न्यूट्रिएंट कहते हैं, और जो हिस्सा यूज नहीं कर रही है उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं, निकाल देते हैं। फिर हमने देख लिया न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? प्रोसेस है, खाने को खाना और फिर उसको अपने बॉडी में यूज कर लेना, ये जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। फिर हमने देख लिया मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन कौन कौन से थे? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है। फिर हमने ये देख लिया कि एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो थे उसके बेसिस पे जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने टाइप के हैं? वो भी दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटरोट्रॉफ्स। प्लांट जो है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं और एनिमल्स एंड दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो है हेटरोट्रॉफ्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हमने जस्ट जाना कि जो ये पौधे होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो ये जो मोटू है अपने, इसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब पता नहीं आपके दिमाग में आते हैं कि नहीं, लेकिन इस मोटू के तो बहुत आते हैं। मोटू जानना चाहता है कि ये जो पौधे हैं वो अपना खाना कैसे बनाते हैं। फिर मोटू जानना चाहता है कि हमारे घर में तो एक किचन होता है जिसमें हमारी मम्मी खाना बनाती है, तो ये पौधे का किचन किधर होता है। फिर मोटू के मन में आता है कि हमारे घर में किचन में जो मम्मी खाना बनाती है तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं वो क्या क्या लगते हैं, जैसे कि गोभी, आलू, प्याज, राइस, पल्सेस, दाल। तो ये पौधे किन चीजों से खाना बनाते हैं, रॉ मटेरियल्स क्या यूज करते हैं खाना बनाने में। फिर आगे मोटू के मन में ये भी सवाल आता है कि हमारे घर में क्या होता है बच्चों, जब भी किचन का सामान कम होता है तो मम्मी पापा को बोलती है जाइए मार्केट से सब्जी लेके आइए। तो बच्चों ये जो पौधे हैं, ये पौधों के किचन तक, जहां भी इनका किचन होता है वहां तक इनके रॉ मटेरियल्स जो किचन में जरूरी हैं वो कैसे पहुंचते हैं। तो आइए इसको एक एक करके हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पौधों का जो किचन होता है ना वो इनके पत्ते होते हैं, इनका खाना ना इनके पत्तों पे बनता है। फिर आगे हम देखेंगे कि इनके पत्तों पे इनका किचन होता है, तो आखिर किन किन चीजों से अपना खाना बनाते हैं। तो बच्चों रॉ मटेरियल्स क्या है जिससे कि पौधे अपना खाना बनाते हैं? एक तो है वाटर, वाटर और मिनरल, पानी। तो बच्चों पानी पत्तों तक पहुंचेगा जब तो वहां पे वो खाना बनाएंगे। तो वो पहुंचता कैसे है ये हम आगे देखेंगे। दूसरा रॉ मटेरियल क्या है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना सांस से, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, वैसे ही पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो दूसरा रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। और तीसरा बच्चों सनलाइट, सन से वो सनलाइट लेते हैं और वाटर को और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पत्ते अपना खाना तैयार कर लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने देख लिया कि इनको किन किन रॉ मटेरियल की जरूरत है। किन किन रॉ मटेरियल की? वाटर एंड मिनरल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा सनलाइट। अब ये रॉ मटेरियल्स इनके पत्तों तक पहुंचता कैसे है? हमारे घर में पापा तो मार्केट से लाके किचन तक पहुंचाते रहते हैं, ये सब इनके पत्तों तक पहुंचता कैसे है? ठीक है, वो हम देख लेते हैं। तो वाटर और मिनरल जो है ना बच्चों, वो कहां से पहुंचता है? सॉइल से। अब ये कैसे पहुंचता है बच्चों? हम जब जूस पीते हैं बच्चों तो एक स्ट्रॉ से पीते हैं ना, ऐसे करके, तो जूस नीचे से ग्लास से हमारे मुंह तक पहुंच जाता है। वैसे ही प्यारे बच्चों रूट में एक पाइप सा स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है, उसको हम वेसल कहते हैं। और वो वेसल के रास्ते ये जो पानी और मिनरल्स हैं वो पत्तों तक पहुंच जाते हैं। तो पत्तों तक वाटर और मिनरल पहुंच गया, ठीक है। अब
लीव्स तक कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तों तक कार्बन डाइऑक्साइड कैसे पहुंचेगा लीफ तक? तो कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों कैसे पहुंचता है कि हम जो सांस लेते हैं वो अपने नाक से लेते हैं। तो क्या इनके पास भी नाक है? अरे बहुत सारे नाक हैं इनके पास, इनके लीफ पे बहुत सारे नाक हैं। हमारी आपकी तरह नाक नहीं है, वो नाक रहते हैं पोर्स के फॉर्म में, छोटे 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 छेद से रहते हैं, छिद्र से रहते हैं, मल्टीपल पोर्स, बहुत सारे पोर्स। तो वो मल्टीपल पोर्स से ही वो सांस लेते हैं। उन्हीं मल्टीपल पोर्स को बच्चों हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा। तो हमें पता लग गया कि ये रॉ मटेरियल प्लांट्स तक या लीफ तक कैसे पहुंचते हैं। सनलाइट लीफ तक कैसे पहुंचेगा? वो तो डायरेक्ट पहुंच जाएगा लीफ पे, है ना बच्चों? प्यारे बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या होता है वो हम देख लेते हैं। हमने देखा था ना कि पत्तों पे बहुत सारे पोर्स होते हैं, ठीक है? तो मल्टीपल पोर्स इन द लीव्स, जिससे क्या करते हैं? प्लांट ब्रीथ करते हैं, थ्रू विच प्लांट ब्रीथ, ठीक है, आर कॉल्ड स्टोमाटा। द पोर्स इन द लीव्स थ्रू विच प्लांट ब्रीथ, उसी को तो हम कहते हैं स्टोमाटा। ये हो गया डिफिनीशन स्टोमाटा का, ठीक है? अच्छा बच्चों, ये जो मल्टीपल पोर्स होते हैं ना, उसको स्टोमाटा कहते हैं। अगर सिंगल पोर होगा तो सिंगल पोर को हम क्या बोलते हैं? स्टोमा। तो ये सिंगुलर फॉर्म है स्टोमा, और इसका प्लूरल फॉर्म हो जाता है स्टोमाटा। ये जो स्टोमाटा होते हैं ना बच्चों, इनके प्रोटेक्शन के लिए, इनको गार्ड करने के लिए, इनकी रक्षा करने के लिए एक सेल होता है, वो होता है गार्ड सेल, ठीक है? अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये सेल क्या होता है। तो बच्चों आइए इस सेल को समझते हैं कि व्हाट इज सेल। बच्चों, जैसे हमारा घर होता है, प्यारा सा घर, वो कैसे बना रहता है? वो ब्रिक्स से बने होते हैं, ईंटों से। वैसे ही हम, आप या फिर प्लांट्स जो हैं, वो सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट, जिसको कि फर्दर नहीं तोड़ा जा सके, ब्रेक नहीं किया जा सके, वो होती है सेल्स। तो हम, आप और प्लांट्स, ये सब जो हैं वो सेल्स से बने हैं। जैसे घर ईंट से बना है, हम आप सेल्स से बने हैं। तो ये सेल्स, बहुत सारे सेल्स कंबाइन होते हैं, जब जाके टिश्यू बनता है। ये सब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं बच्चों, जब हम घर बना लेते हैं तो इसके ऊपर हम सीमेंट से प्लास्टर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड रहे। वैसे ही बच्चों, ये जो सेल होते हैं, इसके ऊपर एक बाउंड्री होती है, थीन बाउंड्री, पतली सी बाउंड्री, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, तो थीन बाउंड्री जो कि सेल को चारों तरफ से सराउंड कर रहा है, सेल सराउंडेड बाय थीन बाउंड्री कॉल्ड एज सेल मेम्ब्रेन। अब ये देखिए दिखने में कैसे दिखता है बच्चों, ये देखिए सेल है, इसके ऊपर थीन बाउंड्री है, वो क्या हो गया? सेल मेम्ब्रेन। अब इसके बिल्कुल बीच में न्यूक्लियस होता है बच्चों। तो ये न्यूक्लियस क्या होता है? कहाँ लोकेटेड होता है? सेंट्रली लोकेटेड, बीच में लोकेटेड रहता है। और कैसा रहता है? स्फीयर की तरह, बॉल की तरह ये होता है, सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर, उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस के चारों तरफ बच्चों जेली की तरह सबस्टांस रहता है, ठीक है? जो न्यूक्लियस के चारों तरफ सराउंड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। जेली लाइक सबस्टांस सराउंडिंग न्यूक्लियस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया? डिटेल में हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही जानना है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी देख लिया कि प्लांट्स का जो किचन है वो इनके पत्ते होते हैं, ठीक है? ये किचन में किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे अपना खाना बनाते हैं, वो भी हमने देख लिया था। वाटर और मिनरल, जो कि सॉइल से आ रहा था रूट के रास्ते और पत्तों तक पहुंच रहा था। दूसरा कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ये पत्ते खुद से अपने स्टोमाटा से ब्रीद इन करके ले रहे थे, तो वाटर भी आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी आ गया। और तीसरा, ये सनलाइट की मदद से ये वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करके फूड बना देता है। लेकिन बच्चों, कुछ तो ये पत्तों में जादुई शक्ति होती होगी, जिससे कि ये सनलाइट की मदद से वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन कर दे रहे हैं और फूड तैयार कर दे रहे हैं। क्या हमें और आपको धूप में खड़ा कर दिया जाए तो हम भी हवा और पानी की मदद से खाना बना लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं ना। तो बच्चों, इनमें जो जादुई शक्ति होती है वो होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होता क्या है? तो बच्चों, ये कलर है, ग्रीन कलर है, ग्रीन पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट है जो कि पत्तों में मौजूद है। जैसे गुलाल में, होली पे जो गुलाल रहता है, वो भी क्या है? वो भी पिगमेंट है। वो कैसा है? वो आर्टिफिशियली हमने बनाया है और वो वाटर में क्या घुल जाता है, सॉल्युबल है। ये पिगमेंट नेचुरल होते हैं जो बिल्कुल नहीं घुलते। इनसे स्किन कलर,
पत्तों का कलर, हमारा कलर, स्किन का कलर जो होता है, किसी का ब्राउन होता है, किसी का व्हाइट होता है, किसी का ब्लैक होता है, वो पिगमेंट की वजह से होता है। ग्रीन पिगमेंट, ब्लैक पिगमेंट, व्हाइट पिगमेंट। तो ग्रीन पिगमेंट जो है पत्तों में मौजूद है, उसे कहते हैं क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल करता क्या है बच्चों? तो ये मदद करता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में। सनलाइट की एनर्जी को ये क्या करता है? कैप्चर कर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके उससे फूड बना देता है ना बच्चों। अब मैं आपसे पूछूं कि पत्ते ग्रीन क्यों होते हैं? बच्चों इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंस की वजह से, ये क्लोरोफिल पत्तों में मौजूद है, इसलिए पत्तों का कलर ग्रीन है। तो आपसे अगर मैं पूछ लूं कि पत्तों का कलर ग्रीन क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है। अब देख लो मेरे प्यारे बच्चों, हम क्लोरोफिल जान चुके हैं। अब होता क्या है, ये पत्तों पे पानी और मिनरल्स रूट के रास्ते पहुंच गए पत्तों तक ये पहुंच गए। वैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड जो एयर में मौजूद है, वो पत्ते के पास जो बहुत सारे नाक है, स्टोमाटा, उससे इन लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। और सनलाइट को कैसे कैप्चर किया? इन लोगों ने कैप्चर किया अपने ग्रीन पिगमेंट से। तो ग्रीन पिगमेंट से कैप्चर किया क्लोरोफिल से, और क्या किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन कर दिया और अपना फूड इन्होंने प्रिपेयर कर लिया। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों फोटोसिंथेसिस जो है ना, वो एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? जिसमें कि प्लांट अपना खाना बना रहे हैं। प्लांट्स मेक देयर फूड, द प्रोसेस इन विच प्लांट्स मेक देयर फूड। ठीक है। किन चीजों की मदद से बना रहे हैं? बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछ ले तो इन सारे शब्दों को इकट्ठा कर लो। ये हो गया आपका डेफिनेशंस। अब हो गया बच्चों की व्हाई दिस प्रोसेस इज नेम्ड एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस ही क्यों कहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसलिए ये जो फोटोसिंथेसिस जो वर्ड है ना, फोटोसिंथेसिस वर्ड इज मेड फ्रॉम टू वर्ड्स, दो शब्दों से बना है। एक फोटोस, जिसका अर्थ क्या होता है बच्चों? सनलाइट, और दूसरा सिंथेसिस, मतलब कंबाइन कर देना। तो सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर दे रहे हैं, इसलिए फाइनली फूड बन जा रहा है। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मेरे प्यारे बच्चों, तो हमारे ये जो मोटू भाई साहब है ना, आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाले हैं। आपको पता है कि सिर्फ एक ऐसा इंसान है या फिर एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एनिमल है, जो कि डायरेक्ट सनलाइट से एनर्जी कैप्चर कर लेता है। वो बाहर से खाना नहीं खाता। पता है बच्चों वो कौन है? वो हमारे हैं जादू। ये कोई मिल गया वाले भाई साहब। तो ये तो ऐसे ही बच्चों मजाक था, मतलब सिर्फ प्लांट्स ही अपना खाना बना सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल है। इनके अंदर देखिए, ये इनका भी कलर है, हो सकता है इनके अंदर क्लोरोफिल हो तो अपना खाना बना लेते हो। हमारे और आपके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट सनलाइट की मदद से हवा और पानी से खाना नहीं बना सकते। ये सिर्फ पौधे कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो आपको एक बात जान लेनी है कि ये जो सन है ना, वो अल्टीमेट सोर्स है सारी एनर्जी का। जो एनर्जी हमारे अंदर आ रही है, जो एनर्जी पौधों के अंदर आ रही है, जो एनर्जी इन किसी भी एनिमल्स के अंदर आ रही है, वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कहां से आ रही है? वो आ रही है सन से, सूरज से। वो कैसे आ रही है बच्चों? वो ऐसे आ रही है कि आप तो ये जानते हैं ना कि प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना खुद से बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? सनलाइट की मदद से बना रहे हैं। तो होता क्या है कि सन की एनर्जी जो है वो प्लांट्स में चली जाती है, वहीं स्टोर हो जाती है उनके अंदर, या तो फ्रूट्स में, या फिर वेजिटेबल्स में, या फिर उनके स्टेम में। और बच्चों फिर क्या होता है कि हम वो फ्रूट्स वेजिटेबल या तो डायरेक्टली खा लेते हैं, या फिर हम ऐसे जानवरों को खाते हैं जो कि प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। तो वो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं तो प्लांट से वो सन की एनर्जी जो प्लांट में है वो उनमें आ जाती है, फिर उनको हम कंज्यूम करते हैं। तो सन की एनर्जी ही तो पहले पौधे में आती है, फिर वो जानवर में आती है, फिर वो जानवर से हमारे अंदर चली आती है। तो ये इनडायरेक्टली हमारे अंदर आ रही है। और जो हम फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को डायरेक्ट खा ले रहे हैं, तो सन की एनर्जी डायरेक्ट हमारे अंदर आ जा रही है। यानी हमारे अंदर जो भी एनर्जी आती है वो सूरज से ही आती है। ओके बच्चों। मोटू भाई साहब के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ गया कि क्या
सिर्फ पत्ते ही खाना बनाते हैं, क्या फिर स्टेम खाना नहीं बना सकते? तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ पत्ते खाना बनाते हैं ऐसा फैक्ट नहीं है, स्टेम भी खाना बनाते हैं। बच्चों, ये वो जो जादुई शक्ति थी ना जो पौधों के अंदर थी, क्लोरोफिल, वो क्लोरोफिल जहां होगी वहां पे खाना बनेगा। वो क्लोरोफिल अगर पत्तों पे होगी, लिप्स पे, तो लिप्स पे खाना बनेगा। वो अगर स्टेम पे होगी तो स्टेम पे खाना बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, डेजर्ट में आप देखेंगे कि डेजर्ट के जो ट्री होते हैं, जैसे कैक्टस वगैरह जो प्लांट्स होते हैं, इनमें पत्ते नहीं होते, लिप्स नहीं होते हैं, इनमें सिर्फ स्टेम स्टेम होते हैं। तो फिर वो जिंदा कैसे रहते हैं? उनका खाना किधर बनता है? तो बच्चों, उनके स्टेम उनका खाना बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है, वो जादुई शक्ति है ना, जो हमारे आपके अंदर नहीं है, सिर्फ पौधों में है, उसकी वजह से। तो स्टेम कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर फूड। ओके बच्चों। अब बच्चों, हम लोग फोटोसिंथेसिस को ना एक चार्ट की मदद से समझते हैं। बहुत सिंपल है ये। देखिए, हमारा और आपका खाना बच्चों कहाँ बन रहा है? हमारे किचन में। हमारी प्यारी प्यारी मम्मी जो कुक जाके खाना बनाती है, किधर बनाती है? किचन में ना। और पौधों का खाना किधर बन रहा है? तो पौधों का खाना बन रहा है या तो लीव्स पे, या अभी हमने देखा ना कि स्टेम पे भी। कहां पे? इन डेजर्ट एरिया जहां पे पत्ते नहीं है, लिप्स नहीं है, उधर स्टेम पे भी बनते हैं, है ना। अच्छा, हमारा जो किचन में जो रॉ मटेरियल चाहिए जिससे खाना बनाना है, वो क्या होते हैं? जैसे पोटैटो, पनीर, राइस, पल्सेस, ईटीसी। लेकिन ये प्लांट्स किन चीजों से खाना बनाते हैं? तो मैंने बताया था आपको कि हवा से। तो हवा से ये क्या ले रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। वाटर कैसे ले रहे थे? जमीन से स्ट्रॉ की तरह जो वेसल्स हैं उससे, ठीक है। तो वाटर, मिनरल्स और सनलाइट। सनलाइट वो कैसे कैप्चर कर रहे थे? जादुई शक्ति, क्लोरोफिल, ठीक है। अच्छा, ब्रीदिंग ऑर्गन्स। बच्चों, हम सांस कैसे लेते हैं? अपने प्यारे प्यारे नाक से। अच्छा, ये जो पौधे हैं वो कैसे सांस लेते हैं? पौधे के पास बहुत सारे नाक होते हैं। कहां पे? उनके पत्तों पे बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? स्टोमाटा। तो हमारा नाक, पौधों का स्टोमाटा। अच्छा बच्चों, हमारा जो खाना बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिपेयरिंग फूड नहीं बोलते, उसको बोलते हैं कुकिंग। हमारी मम्मी कुकिंग करती है, मतलब रॉ मटेरियल्स को पकाती है, ठीक है। और प्लांट्स जो खाना खुद का प्रिपेयर करते हैं, वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो हमारे यहाँ कुकिंग हो रही है, पौधों के यहाँ फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ठीक है बच्चों। अब जादुई शक्ति। जादुई शक्ति मैंने बताया था ना कि पौधों में एक है, तो जादुई शक्ति हमारे अंदर भी है। जैसे हमारे अंदर ब्रेन है, हमारा ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड है, पौधों का ब्रेन ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। हम मूवमेंट कर सकते हैं, पौधे मूवमेंट नहीं कर सकते। तो कुछ जादुई शक्ति हमारे अंदर भी है। और पौधों की जादुई शक्ति क्या है बच्चों? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? जो ग्रीन पिगमेंट, जो कि दैट कैप्चर सनलाइट, सनलाइट को जो कैप्चर कर रहा है वो है क्लोरोफिल। तो मुझे लग रहा है बच्चों आपको फोटोसिंथेसिस समझ में आ गया होगा। ओके बच्चों, तो ये ना अभी हम बिल्कुल एक्सपेरिमेंट करके बच्चों को बताएंगे कि अगर चेक करना हो कि जो फूड का मटेरियल है उसमें कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, कैसे करेंगे? वो हम कैसे चेक करेंगे? वो ना हम चेक कर सकते हैं आयोडीन टेस्ट से। होता क्या है कि जैसे ही आप आयोडीन किसी ऐसे मटेरियल जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट हो उस पर डालेंगे तो उसका कलर हो जाता है ब्लू ब्लैक। सर, बुक में तो पढ़ा है, ये पॉसिबल है क्या? ये सच में होता है सर? अभी हम करके देखते हैं। लिटरली सर? बिल्कुल, अभी करके हम देखेंगे। ओके सर, मुझे क्या सामान लाना होगा? अभी एक हमें आलू लाना होगा। ओके सर। सर, दिस इज आलू। ओके, इसको आप कट करेंगे सबसे पहले। ओके सर। ओके सर। ओके, अच्छा, अभी इस पे हमें क्या करना है? आयोडीन का ड्रॉप डालना है। तो आयोडीन लाइए, इस पे हम क्या करेंगे? आयोडीन के ड्रॉप्स डालेंगे। ओके सर। तो बच्चों, हमने देखा कि इस पे आयोडीन का ड्रॉप हमने डाल दिया, तो कुछ देर बाद क्या होगा कि इसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक, ठीक है। देखिए, ये क्या हो गया? ब्लू ब्लैक कलर हो गया। तो इससे पता लगता है कि ये पार्टिकुलर फूड में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। ओके बच्चों, सही। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने ऐसा देखा ना अभी कि जो ये प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जादुई शक्ति, क्लोरोफिल, ठीक है, उसकी मदद से खाना बनाते हैं। तो हमारे ये जो मोटू भाई साहब ये फिर आ गए, इनके दिमाग में क्वेश्चन आ गए। पता नहीं आपके दिमाग में आते हैं नहीं आते हैं, इनके दिमाग में तो आते हैं।
मोटू भाई साहब जानना चाहते हैं कि कुछ पत्तों का कलर अलग होता है, जैसे कुछ का येलो, कुछ का कलर रेड होता है, कोई लाइट ग्रीन होते हैं। तो क्या ऐसे पत्ते भी अपना खाना बनाते हैं? क्या ऐसे पत्तों में भी क्लोरोफिल होता है क्या? तो हाँ मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे पत्तों में भी क्लोरोफिल होते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल की वजह से ही तो पत्तों का कलर ग्रीन होता है, लेकिन इनका रेड है, इसका येलो है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दूसरे कलर के पिगमेंट हैं, तो उनके दूसरे कलर के पिगमेंट ना क्लोरोफिल को हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, इसलिए इन पत्तों में भी क्लोरोफिल होते हैं, वो छुपे होते हैं। तो ऐसे पत्ते भी अपना खाना बनाते हैं, ऐसे पत्तों में भी फोटोसिंथेसिस होता है बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, अब मोटू का क्वेश्चन है कि फोटोसिंथेसिस में जो फूड तैयार हो रहा था वो क्या होता है? वो कार्बोहाइड्रेट होता है। तो बाकी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फूड में कैसे पाए जाते हैं? जैसे प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सब कैसे पाए जाते हैं? मोटू बहुत स्मार्ट है, मोटू के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, रिप्लाई नहीं आता, इसको बस पतलू बताता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी बहुत स्मार्ट हो, आपको भी पता है कि ये जो फोटोसिंथेसिस से जो फूड तैयार हो रहा था वो क्या हो रहा था? वो हो रहा था कार्बोहाइड्रेट, और साथ के साथ ऑक्सीजन भी रिलीज हो रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, फूड में बाकी सारे जो न्यूट्रिएंट हैं वो कैसे चले आते हैं? तो बच्चों, ये जो कार्बोहाइड्रेट है ना, ये आगे चलकर यही फैट्स और प्रोटीन्स बना देता है। अब वो कैसे बनाता है ये देखने से पहले हम सबसे पहले देख लें कि कार्बोहाइड्रेट किन चीजों से बना है और जो हमारा प्रोटीन है वो किस चीज से बना है। तो जो कार्बोहाइड्रेट बना हुआ है 3 एलिमेंट से, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, ये नाम में ही देखेंगे आप, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन, और इसमें ऑक्सीजन भी होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 3 एलिमेंट से बना हुआ है। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन नाइट्रोजनस सब्सटेंस है। नाइट्रोजनस सब्सटेंस है मतलब ये किस से बना हुआ है? नाइट्रोजन से। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें क्या प्रोटीन तैयार करना है तो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट में हमें नाइट्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो कार्बोहाइड्रेट में जब नाइट्रोजन ऐड करेंगे तो वो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? प्रोटीन। तो अब प्लांट्स में नाइट्रोजन पहुंचता कैसे है बच्चों? कहीं ना कहीं से तो पहुंचाना पड़ेगा हमें कि नाइट्रोजन जाए और वो कंबाइन हो जाए। जैसे घर में आपके मम्मी चावल बनाती है, आपका मन हो गया खिचड़ी बनाने का, तो चावल में क्या करना पड़ेगा? दाल डालना पड़ेगा, तो हमारी खिचड़ी तैयार हो जाएगी। वैसे ही प्रोटीन तैयार करना है तो कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन डालना पड़ेगा। तो वो नाइट्रोजन प्लांट्स तक पहुंचता कैसे है? आइए देखते हैं। मोटू भाई साहब जानना चाहते हैं कि प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता कैसे है। ठीक है बच्चों, तो हमने ये देख लिया कि कार्बोहाइड्रेट में क्या, नाइट्रोजन अगर हम मिला देंगे तो प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे हम राइस में पल्सेस मिला दें और उसको पकाएं तो खिचड़ी बन जाएगी। तो ये प्लांट्स में नाइट्रोजन कैसे आता है? तो बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है ना, वो गैस के फॉर्म में हमारे चारों तरफ है मौजूद, लेकिन प्लांट्स के अंदर उतनी पावर नहीं है कि वो हवा से, एयर से डायरेक्ट नाइट्रोजन ले ले और उसको यूज कर ले। ठीक है, तो प्लांट्स की मदद करने के लिए आता है कौन? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारी आंखों से दिख भी नहीं सकते, लेकिन ये प्लांट्स की मदद करते हैं। प्लांट्स की मदद करते हैं नाइट्रोजन रिसीव करने में। वो देखिए, ये 3 स्टेप्स प्रोसेस है। देखिए क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया सबसे पहले पाए कहाँ जाते हैं? ये लेगुमिनस प्लांट होते हैं ना, उनके रूट्स में पाए जाते हैं। लेगुमिनस प्लांट क्या होते हैं? लेगुमिनस प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनसे हमें पल्सेस मिलते हैं, दाल। ठीक है, तो इनके रूट्स में ये पाए जाते हैं। और ये करते क्या है? स्टेप 1, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है। राइजोबियम बैक्टीरिया एब्जॉर्ब नाइट्रोजन फ्रॉम एयर, एयर से एब्जॉर्ब कर दिया इसने। एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करता है? स्टेप 2 में नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है जो एयर से उसको मिला है इनटू यूजेबल फॉर्म, कि अब वो यूज किया जा सके। तो कन्वर्ट द नाइट्रोजन फ्रॉम एयर इनटू यूजेबल फॉर्म, यूजेबल फॉर्म में इसने कन्वर्ट कर दिया, है ना। अब देखिए स्टेप 3 में क्या होता है कि वो यूजेबल फॉर्म में जो उसने कन्वर्ट कर दिया है उसको सॉइल में फिर से रिलीज कर देता है, रिलीज बैक नाइट्रोजन इन सॉइल। अब इसने जब सॉइल में रिलीज कर दिया तो अब ये नाइट्रोजन क्या होगा बच्चों? पानी से मिलके रूट के रास्ते प्लांट्स तक पहुंच जाएगा, और जैसे ही वो प्लांट्स तक पहुंचेगा कार्बोहाइड्रेट से नाइट्रोजन मिलेगा और प्रोटीन बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन भी बना देता है ना। ओके बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अब दूसरा तरीका कि प्लांट्स तक नाइट्रोजन कैसे पहुंचता है, हम देखते हैं ना कि जो किसान है बच्चों, वो प्लांट्स में
मैन्योर्स और फर्टिलाइजर डालते हैं, खाद वगैरह डालते हैं कि प्लांट्स का ग्रोथ प्रॉपर हो सके, ठीक है। तो वो जो बच्चों मैन्योर्स होता है ना, उसमें यूजेबल नाइट्रोजन पहले से मौजूद होते हैं, तो वो यूजेबल नाइट्रोजन फार्मर्स उसमें ऐड कर देते हैं, और वो जो नाइट्रोजन है वो पानी के रास्ते फिर से प्लांट्स तक पहुंच जाता है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस तरह से प्लांट्स को नाइट्रोजन मिल जाता है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छा आप ये बताओ मेरे से कि क्या सभी जितने भी प्लांट्स हैं उन सब में क्लोरोफिल होते हैं क्या? हाँ, नहीं बच्चों, सब में क्लोरोफिल नहीं होते। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं ना जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं होते हैं, तो क्या वो अपना खाना बना पाएंगे फोटोसिंथेसिस की मदद से? तो नहीं, वैसे प्लांट्स अपना खाना नहीं बनाते हैं, ठीक है। वो खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करेंगे? याद करो, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं बट कंज्यूम करते हैं फूड को। किसके? कैसे फूड को? मेड बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो मेरे बच्चों, जैसे आप देख लेंगे, ये कस्क्यूटा एक प्लांट्स होता है जो अपना खाना नहीं बनाता है। ये ना वायर की तरह वायरी ब्रांच्ड रहता है, वायर की तरह फैला हुआ रहता है, ठीक है। और ये पेड़ पे पाया जाता है। आपने देखा होगा गांव वगैरह में कि ये बिल्कुल वायर की तरह, पतले पतले तार की तरह पेड़ पे फैला हुआ रहता है। अच्छा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ये दूसरे ऑर्गेनिज्म पे लीव करते हैं। दे लीव ऑन अदर ऑर्गेनिज्म। क्यों? फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि इनको फूड चाहिए। तो फूड ये कहां से लेंगे? दूसरों की मदद से। अच्छा बच्चों, प्यारे बच्चों, पैरासाइट कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? पैरासाइट बच्चों ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के या तो ऊपर रहते हैं या उनके अंदर रहते हैं और उनसे खाना भी लेते हैं, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं पैरासाइट। और जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर पैरासाइट रह रहे हैं उसको हम बोलते हैं होस्ट। तो अब हमसे कोई डिफिनीशन पूछ ले पैरासाइट का, तो पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म। कैसे ऑर्गेनिज्म? दैट लिव्स ऑन सरफेस, या तो उनके ऊपर रह रहे हैं और इनसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, या उनके अंदर रह रहे हैं, ठीक है। एंड फीड ऑन इट, और उनसे खाना भी प्राप्त कर रहे हैं, खाना भी उनसे ये लोग ले रहे हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे पैरासाइट, ठीक है। यही डेफिनेशन है बच्चों। वैसे ही होस्ट का अगर डेफिनेशन पूछेंगे तो होस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऐसा ऑर्गेनिज्म है दैट सर्व्स एज सोर्स ऑफ व्हाट? फूड एज वेल एज हैबिटेट। जो पैरासाइट को फूड भी प्रोवाइड कर रहा है और हैबिटेट भी प्रोवाइड कर रहा है। किसको? टू अ पैरासाइट। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज होस्ट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको पता लग गया? चलिए आगे हम देखते हैं। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम जान गए ना कि पैरासाइट क्या होता है, होस्ट क्या होता है। अब हमारे ये मोटू, इसके दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ गया। ये देखता है ना हमारे आसपास मच्छर, ये डेली हमारा खून चूसते हैं। फिर वैसे ही ये जो जू है, लाइस है, ये खटमल, बेड जिसे हम बेड बग्स भी कहते हैं, और ये लीचेस, ठीक है। तो मोटू को जानना है क्या ये सभी पैरासाइट्स हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये जो मॉस्क्यूटो है और लीचेस है और बग्स हैं, ये पैरासाइट नहीं है। क्यों मेरे प्यारे बच्चों? पैरासाइट के लिए मैंने बताया था कि वो हमारे दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहेंगे भी और उनका खून भी पिएंगे या उनसे खाना भी लेंगे। तो मॉस्क्यूटो बच्चों हमारा खून तो पीता है, दे सक आवर ब्लड, लेकिन वो हमारे ऊपर रहता नहीं है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, तो ये मॉस्क्यूटो, लीचेस और बग्स हैं, ये पैरासाइट नहीं है। सिर्फ जो ये लाइस है हमारे प्यारे बच्चों, जो जू है हमारे सर में, ये हमारे सर पे रहता भी है और हमारे सर से वो ब्लड को सक भी करता है, खून पीता भी है। तो इसलिए लाइस जो है वो पैरासाइट है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम पैरासाइट को अपने साथ रहने देंगे? नहीं प्यारे बच्चों। तो आप लोग आज ही चाहेंगे और अपनी मम्मी से बोलेंगे कि मम्मी हमारे सर से जू निकाल दो, वो पैरासाइट है, हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, नहीं रखना पैरासाइट को अपने साथ, ठीक है हमारे प्यारे बच्चों। अब मेरे प्यारे बच्चों, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि इंसेक्ट्स को खाते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है। ये ना बिल्कुल ऐसे जग की तरह होते हैं, ऐसे जग की तरह इनका शेप कैसा होता है? जग की तरह, ठीक है हमारे प्यारे बच्चों। तो आप देखेंगे कि इनके ऊपर एक ओपनिंग लगी रहती है जिसको कि हम लीड कहते हैं, ठीक है। और इनके नीचे एक नेक्टर ग्लैंड होता है
और ये जो नेक्टर ग्लैंड है ना बच्चों, यही इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इंसेक्ट्स को लगता है कि उधर कुछ खाने का है, तो वो इसकी तरफ आते हैं, पिचर प्लांट्स की तरफ आते हैं। और ये बीच में बच्चों हेयर्स होते हैं, जो कैसे होते हैं, नीचे की तरफ पॉइंटिंग होते हैं। तो इंसेक्ट्स जब इधर से आएगा तो नीचे तो आएगा, लेकिन इन हेयर्स के बीच में फंस जाएगा, फिर वो ऊपर नहीं जा पाते हैं। और नीचे आने पे ये लिक्विड की तरह पीटफॉल ट्रैप होते हैं, जिसमें कि इंसेक्ट्स मर जाते हैं। ऊपर से ये लीड बंद हो जाता है और ये प्लांट्स इंसेक्ट को खा लेते हैं। तो बच्चों इंसेक्टिवोरस प्लांट्स क्या होते हैं? जो इंसेक्ट्स को खाएंगे वो प्लांट्स क्या होंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। ओके मेरे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, मैंने बताया कि ये पीचर प्लांट के अंदर कैसे होते हैं? हेयर्स होते हैं। कैसे हेयर्स? जो कि नीचे की तरफ पॉइंटेड होते हैं, डाउनवर्ड पॉइंटेड हेयर्स होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों बनाया गया है? ये पीचर प्लांट्स को ऐसी मदद की गई है, नेचर ने इनकी मदद की है। ये डाउनवर्ड हेयर्स इसलिए होते हैं कि वो इंसेक्ट्स को इंटेंगल कर सके, फंसा सके। ठीक है, तो इंसेक्ट्स आता है तो जैसे ही अंदर जाता है ये लीड क्लोज हो जाता है, फिर वो नीचे जाते हैं तो ये डाउनवर्ड पॉइंटिंग हेयर्स में वो ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, और ये पीचर प्लांट उनको एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो जब व्हेन इंसेक्ट्स इंटर इनसाइड प्लांट तो क्या होगा? लीड गेट्स क्लोज्ड, लीड बंद हो जाती है। इंसेक्ट्स गेट्स इंटेंगल्ड इन द हेयर्स। अब वो जो हेयर्स है ना बच्चों, उसमें इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। प्लांट्स के अंदर डाइजेस्टिव जूस सेक्रेट होते हैं और इंसेक्ट को ये ऑब्जर्व कर लेता है और उसके न्यूट्रिएंट को ले लेता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं, इनको आपको पता है कि इनका कलर क्या होता है? इनका कलर ग्रीन भी होता है, या फिर ये दूसरे कलर के भी होते हैं। तो बच्चों जब इनका कलर ग्रीन होगा मतलब इनमें क्लोरोफिल होगा। क्लोरोफिल होगा तो ये अपना खाना बनाना चाहिए, तो ये अपना खाना बनाते हैं बच्चों। तो हमारे ये मोटू भाई साहब के दिमाग में फिर से क्वेश्चन आ गया कि जब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इफ दे मेक देयर ओन फूड, फिर इनको इंसेक्ट्स को खाने की जरूरत क्यों पड़ती है मेरे प्यारे बच्चों? तो इन्हें इंसेक्ट्स को खाने के लिए बच्चों इसलिए जरूरत पड़ती है कि खाने से तो इनको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, लेकिन इनको दूसरे न्यूट्रिएंट भी चाहिए जो कि बाकी प्लांट्स को सॉइल से मिल जाते हैं। लेकिन ये प्लांट्स ना बच्चों ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहां पे सॉइल्स में न्यूट्रिएंट कम है। तो इन्हें न्यूट्रिएंट की कमी लग रही है, तो कहीं ना कहीं से इनको न्यूट्रिएंट चाहिए ना। तो वो न्यूट्रिएंट ये इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट करके, उसको ट्रैप करके उससे ले लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पीचर प्लांट है ना बच्चों, दे फीड ऑन इंसेक्ट्स। क्यों? टू ड्राइव न्यूट्रिएंट्स। वो जो न्यूट्रिएंट्स जो उन्हें सॉइल से नहीं मिल रहा है वो ये इंसेक्ट्स से ले लेते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बिकॉज दे ग्रो इन न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट इन्वायरमेंट। क्योंकि ये कहां पाए जाते हैं? न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट इन्वायरमेंट। जहां पे न्यूट्रिएंट कम हो वहां पे ये ग्रो करते हैं, इसलिए ये इंसेक्ट्स को ट्रैप करते हैं, उन्हें डाइजेस्ट करते हैं और उनसे न्यूट्रिएंट ले लेते हैं। है ना बच्चों? ओके मेरे प्यारे बच्चों, हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि न्यूट्रिशंस के दो टाइप होते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। इतना तो याद होगा बच्चों, इतना भी अगर नहीं याद होगा तो क्या ही कर सकते हैं, इतना जरूर याद होगा, आप इतने प्यारे प्यारे बच्चों। तो बच्चों तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशंस और होता है जिसको हम बोलते हैं क्या? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि जिन ऑर्गेनिज्म में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस होता है उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जिनमें हेटरोट्रॉफिक होता है उनको क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉफ्स। वैसे ही जिन ऑर्गेनिज्म में सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉफ्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब सबसे पहले हम जान जाएंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों? तो कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं ना जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर, मतलब सड़े गले जो मर चुके हैं वैसे मैटर पे ये ग्रो करते हैं, ये उगते हैं और जर्मिनेट करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा मशरूम आपने देखा होगा, ये अम्ब्रेला की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो छतरी होती है ना रेनी सीजन में, बिल्कुल वैसे ही इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो बच्चों दे ग्रो ऑन मॉइस्ट एंड रॉटन वुड, जो सड़े गड़े लकड़ियां होती है ना उन पे ये जनरली पाए जाते हैं। वैसे ही ये जो फंगी है, फंगी कैसा होता है बच्चों? फंगी होता है एकदम कॉटन, आपने देखा होगा कॉटन के छोटे छोटे जो थ्रेड होते हैं, धागे, बिल्कुल उसी की तरह ये होते हैं। ठीक है, और ये कहाँ फॉर्म होते हैं या पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं मॉइस्ट फूड पे। जैसे आपके घर में
आपने देखा होगा ब्रेड है रेनी सीजन में, उनके ऊपर कभी कभी ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, धागे की तरह जो स्ट्रक्चर है वो पाए जाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किस पे से अपना फूड ले रहे हैं? फ्रॉम द डेड एंड डिकाइंग मैटर। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम क्या बोलेंगे? सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, द मोड ऑफ न्यूट्रिशंस इन विच ऑर्गेनिज्म टेक देयर फूड। कहां से भाई फूड ले रहे हैं ये? फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर। वैसे मोड ऑफ न्यूट्रिशंस को हम बोलेंगे सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशंस। और जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड लेगा कहां से? फ्रॉम डेड एंड डिकाइंग मैटर, उसको हम बोलेंगे सैप्रोट्रॉफ्स। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो फंगी होते हैं ना, इनका रेनी सीजन में ना, बरसात के टाइम पे ना बिल्कुल घर में टेरर हो जाता है। जिधर देखो उधर फंगी। ये दीवालों पे फंगी। आप अपने जूतों पे देखोगे जो थोड़े से गीले हो गए, उनको अपने साइड में रख दिया, उनके ऊपर फंगी। आपने अगर कोई खाना छोड़ दिया ना रेनी सीजन में जो कि मॉइस्ट हो गया, उनके ऊपर भी फंगी। तो बच्चों, ये फंगी होता कैसा है और ये जर्मिनेट कैसे करता है? ठीक है, तो कैसा होता है ये तो हमने आपको बता दिया था कि ये कॉटन के थ्रेड की तरह होता है। अच्छा, अब ये कैसे जर्मिनेट हो जाता है रेनी सीजन में? हर एक जिधर देखो उधर जर्मिनेट हो जाते हैं, उधर ग्रो हो जाते हैं। कैसे मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि फंगी के स्पोर्स जो है ना, इनकी छोटे छोटे जो यूनिट हैं, ये हवा में चारों तरफ मौजूद हैं। दे आर प्रेजेंट इन द एयर। हवा में चारों तरफ मौजूद हैं। तो होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि जैसे ये जो फंगी स्पोर्स है ना, इनको कैसा क्लाइमेट मिले? जो कि वेट हो, थोड़ा गीला हो और वार्म हो। ऐसा अगर इनको कोई भी ऑब्जेक्ट मिल जाए जो कि गीला भी हो और थोड़ा गर्म भी हो, मतलब पूरी तरह सूखा ना हो, तो जैसे ही इनको ऐसा ऑब्जेक्ट मिल जाए तो ये क्या करने लगते हैं बच्चों? उस पर धीरे धीरे ये जर्मिनेट होने लगेंगे, पनपेंगे धीरे धीरे और उस पर ग्रो करेंगे, फैल जाएंगे बिल्कुल पूरी तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, मोटू भाई साहब हमारे जानना चाहते हैं कि रेनी सीजन में आप अपने चीजों को कैसे इन फंगी से बचा के रख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं नहीं बताऊंगा, इसका रिप्लाई आपसे चाहिए। अब मेरे प्यारे बच्चों, हमें ये जानना है कि फंगी जो होते हैं ये यूजफुल होते हैं हमारे लिए या फिर हार्मफुल होते हैं, ये हमें हानि करते हैं या फिर फायदा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ फंगी जो होते हैं ना, वो हार्मफुल होते हैं। वो हमारे कई बार फार्मर्स के पूरे फसल को बर्बाद कर देते हैं। और कुछ फंगी होते हैं वो फायदेमंद होते हैं, जैसे कि ईस्ट और मशरूम की आप सब्जी खाते हो, और ईस्ट जो होता है ये कर्ड में भी पाया जाता है। और कुछ फंगी ऐसे होते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं। मैंने बताया कि ये फसलों को भी बर्बाद करते हैं और कई बीमारियां भी देते हैं। दे ऑल्सो गिव सम डिजीजेज इन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों, अब हम एक टॉपिक देखेंगे, सिम्बायोसिस। तो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक टॉपिक देखा था पैरासाइट और होस्ट का। तो पैरासाइट और होस्ट में क्या हो रहा था? जो मजे ले रहा था वो कौन था? पैरासाइट। एकदम फ्री का खाना खाया जा रहा है, फ्री में रह जा रहा है। और होस्ट बेचारा, होस्ट को कुछ नहीं मिल रहा है, उसके ऊपर पैरासाइट बैठा हुआ है, रह भी रहा है और खाना भी खा रहा है। होस्ट को बस नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है। और पैरासाइट बिल्कुल मजे में, एकदम मजे कर रहा है कि मैं हूं पैरासाइट। तो बच्चों, वैसे ही एक दूसरा रिलेशन होता है, रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप कैसे होता है बच्चों? मोटू पतलू की जोड़ी, ठीक है, या फिर जय वीरू की जोड़ी, जिसमें कि दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ रहते हैं, एकदम दोस्त की तरह, दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को बच्चों हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है, रिलेशनशिप इन विच क्या होता है बच्चों? लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, एक साथ रहते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, शेयर करते हैं। क्या शेयर करते हैं बच्चों? बोथ फूड एंड शेल्टर। खाना भी शेयर कर रहे हैं और घर भी शेयर कर रहे हैं, शेल्टर भी शेयर कर रहे हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। तो कोई डिफिनीशन पूछ ले बच्चों इसका, तो यही तो डिफिनीशन है बच्चों, रिलेशनशिप इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर फूड एंड शेल्टर इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। डेफिनेशन पता लग गया। अब कोई पूछ दे कि अच्छा सिम्बायोसिस के एग्जांपल बताओ। अब हम ये सिम्बायोसिस जो रिलेशनशिप है ना, इसका कुछ एग्जांपल देख लें। हमारे जो एनिमल्स है, जो ह्यूमंस हैं, उनमें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मोटू पतलू, जय वीरू, बहुत सारे एग्जांपल हैं कि सब एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो प्लांट्स में ऐसा रिलेशनशिप कहाँ होता है? तो बच्चों, एक तो होता है फंगी और प्लांट्स के बीच में। फंगी बच्चों प्लांट्स के रूट में पाए जाते हैं,
ठीक है। तो ये दोनों एक दूसरे की मदद कैसे करते हैं? फंगी को बच्चों प्लांट्स क्या करता है? खाना देता है। फंगी अपना खाना नहीं बना सकते, तो प्लांट्स कहता है ले भाई खाना खा, तो फंगी खाना खाता है। बदले में फंगी क्या करता है बच्चों? बदले में फंगी प्लांट्स को वाटर और न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है, वाटर और न्यूट्रिएंट कौन दे रहा है? फंगी दे रहा है वापस में प्लांट्स को। कह रहा है कि भाई हम दोनों दोस्त हैं, तू मेरी मदद करेगा तो मैं भी तेरी बदले में मदद करूंगा। वो देता है वाटर और न्यूट्रिएंट। ओके बच्चों, तो ये किस टाइप का रिलेशनशिप है? सिम्बायोसिस रिलेशन। ठीक है। दूसरा एक बच्चों एग्जांपल है लाइकेन। इसमें ये रिलेशनशिप में क्या होता है? जो दो दोस्त हैं वो है अलगा और दूसरा दोस्त है फंगस। बच्चों अलगा जो है ना वो सिंगुलर फॉर्म है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है अलगी। अलगा और फंगस ये दोनों दोस्ती करते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में रहता है। तो बच्चों फंगस तो अपना खाना नहीं बना सकता, इस वाले दोस्ती में प्लांट उसको खाना दे रहा था। तो वैसे ही बच्चों ये जो अलगा है अब वो फंगस को खाना देता है। ठीक है। बदले में अलगा को फंगस क्या देता है? फंगस देता है बच्चों उनको शेल्टर, रहने के लिए घर, वाटर पानी और मिनरल। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये यही जो है ये लाइकेन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो फंगस नीचे में रहता है और उसके ऊपर अलगा रहता है। तो अलगा उसको क्या देता है? शेल्टर, वाटर और मिनरल, और बदले में अलगा फंगस को क्या देगा? फंगस अपना खाना नहीं बना सकता तो अलगा उसको देगा फूड। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मैंने बताया था ना कि सॉइल से प्लांट्स क्या लेते हैं, प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं क्या? मिनरल और न्यूट्रिएंट्स कहां से? सॉइल से। ठीक है, तो ये प्लांट्स ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं, लिए जा रहे हैं। तो भाई सॉइल का न्यूट्रिएंट तो खत्म होगा या कम होगा? होगा ना। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों जब सॉइल का न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा तो फिर पौधे को न्यूट्रिएंट कहां से मिलेगा? मतलब अब हमें क्या करना होगा दोस्तों? पौधे की कैसे हम मदद कर सकते हैं? हमें सॉइल में न्यूट्रिएंट बढ़ाना होगा। कैसे भी बढ़ाना होगा? तो बच्चों हम कैसे न्यूट्रिएंट बढ़ाते हैं सॉइल में वो अभी हम देखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों एक तो हमने देख लिया कि ये जो फार्मर्स हैं वो क्या करेंगे, जो भी फील्ड होता है उनके खेत होते हैं उसमें मैन्योर्स और फर्टिलाइजर स्प्रेड कर देते हैं। उससे क्या होगा? वो मैन्योर्स में क्या है? न्यूट्रिएंट, तो सॉइल को न्यूट्रिएंट मिल गया। ये हो गया हमारा पहला तरीका। दूसरा तरीका बच्चों हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, लेगुमिनस प्लांट मतलब जिससे पल्सेस मिलते हैं हमें, तो लेगुमिनस प्लांट आर दोज प्लांट व्हिच गिव्स अस पल्सेस। तो वैसे लेगुमिनस प्लांट के रूट्स में ये राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं बच्चों? नाइट्रोजन जो कि एयर में मौजूद है हमारे चारों तरफ, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, फिर उसको प्लांट्स यूज कर सके उस फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं और फिर सॉइल में छोड़ देते हैं। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा ना। तो सॉइल में न्यूट्रिएंट कैसे इंक्रीज हुआ? एक फार्मर्स के मैन्योर से, और दूसरा कैसे इंक्रीज हुआ? राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से। इस तरह से सॉइल में न्यूट्रिएंट मेंटेन रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों? अगर न्यूट्रिएंट कम हो जाए सॉइल में तो क्या करना चाहिए? एक तो मैन्योर्स और फर्टिलाइजर स्प्रेड करें, दूसरा कि जब भी ऐसा कुछ हो तो हम लेगुमिनस प्लांट की खेती करें। तो लेगुमिनस प्लांट की खेती करेंगे तो हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ जाएगी, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी और सॉइल में न्यूट्रिएंट सफिशिएंट हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत मजा आया होगा, और इसी तरह से मैं हर एक चैप्टर कवर करूंगा। और हमें पढ़ाई बिल्कुल नहीं करनी, अभी भी कह रहा हूं, हम क्या करेंगे? बिल्कुल एंजॉय करेंगे, समझेंगे हर एक टॉपिक को। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अब मिलते हैं आपसे चैप्टर 2 में।